चेतन मन और उसका सुनियोजन। ऑडियो 3। एकाग्रता और मनोयोग तभी संभव है जब अपनी आंतरिक अभिरुचि उससे जुड़ जाए। दार्शनिक और वैज्ञानिक अपने एक ही विषय बिंदु पर देर तक गहराई से विचार कर सकने की प्रवृत्ति और सामर्थ्य के कारण ही समुद्र में गहरे उतरने वाले गोताखोरों की तरह मणिमुक्ता ढूंढ लाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है उत्कृष्ट लक्ष्यों के प्रति आंतरिक अभिरुचि का उत्पन्न होना। वैसी रुचि जाग गई तो फिर विचार शक्ति की अनंत सामर्थ्य अपना चमत्कारी परिणाम दिखाती ही है। चिंतन की धारा बदलकर तो देखें। वियना के मनः चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर विक्टर ई फ्रैंकल ने अपने 50 वर्षों के चिकित्सा अनुभवों का सार बताते हुए लिखा है कि जो मनुष्य यह अनुभव करेगा कि उसका जीवन निरर्थक है, उसका मन और शरीर कभी स्वस्थ न रहेगा। सार्थकता की अनुभूति न होने पर मनुष्य जिंदगी को लाश की तरह ढोता है और उस नीरस निरानंद स्थिति में सचमुच ही जीवन बहुत भारी पड़ता है। उस दबाव से इतनी थकान आती है कि कुछ करते धरते नहीं बन पड़ता। मानसिक पराधीनता व्यक्तित्व विकास के सभी द्वार बंद कर देती है। विवेक को विकसित होने का अवसर न मिलने के कारण अवांछित स्थिति में रहने और उसी में दम तोड़ने को विवश होते प्रायः ऐसों को देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने जब जीवन से निराश व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें अधिकांश विधुर एवं विधवाएं थीं, तो ज्ञात हुआ कि मृत्युंजय गहरा आघात उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है। 3 महीने बाद तक एक ही मन स्थिति बनी रहने के कारण शरीर प्रतिरक्षा तंत्र के महत्वपूर्ण घटक टी तथा बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं संख्या में कम तथा सक्रियता में मंद पड़ जाती। यह भी पाया गया है कि प्रियजनों की मृत्यु के पश्चात जीवन के प्रति लगाव समाप्त हो जाने के कारण ऐसे व्यक्ति रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त उनके रक्त में कार्टिजोल नामक विषैले रसायन की अभिवृद्धि भी देखी जाती है। यह हार्मोन इम्यून सिस्टम को तहस नहस करके रख देता है। वस्तुतः मन एवं शारीरिक फिजियोलॉजी परस्पर संबद्ध है। निराशा या निषेधात्मक भाव तरंगे रक्त, हार्मोन आदि कायिक रसायनों में उथल पुथल मचा देती है तथा सभी प्रकार की अनैच्छिक क्रियाओं यथा चयापचय, हृदय गति, श्वास प्रश्वास, रक्तचाप आदि को भारी क्षति पहुंचाती है। इन सभी तथ्यों के अध्ययन के पश्चात नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विख्यात वैज्ञानिक वॉल्टर हैस ने निष्कर्ष निकाला है कि जब निषेधात्मक एवं निराशावादी चिंतन शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकते हैं, व्यक्तित्व को गया गुजरा स्तर का बना सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि आशा एवं उत्साहवर्धक विद्यात्मक चिंतन अनुकूल परिणाम प्रस्तुत न कर सके। स्वास्थ्य संवर्धन के साथ व्यक्तित्व को उच्च स्तरीय गति प्रदान न कर सके। इसकी पुष्टि के लिए वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के मूर्धन्य विज्ञानी निकोलस हॉल ने ऑटो सजेशन का प्रयोग कैंसरग्रस्त रोगियों पर किया। इसमें उन्हें आशाजनक सफलता प्राप्त हुई। देखा गया कि एन्ना जैसी मरणासन रोगी भी विद्यात्मक दिशाधारा अपनाकर पूर्णतः स्वस्थ हो गई। एन्ना कैंसर की अंतिम अवस्था से गुजर रही थी, जिसे चिकित्सकों ने दुस्साध्य घोषित कर दिया था। उसके बाएं हाथ को लकवा मार गया था। सिर में भी असह्य वेदना रहती थी। उसके लिए डॉक्टरों की सलाह थी कि अब वह अपने जीवन की चिंता छोड़ शेष बचे थोड़े समय में अपने बच्चों के निर्वाह की उपयुक्त व्यवस्था करे। एन्ना लगभग निराश हो चुकी थी। कैंसर का जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात डॉक्टर हॉल से हुई। उन्होंने उसे विस्तार पूर्वक ऑटो सजेशन द्वारा विद्यात्मक चिंतन से अपने को परिपूरित करने की कला से अवगत कराया और उसे पूर्ण स्वस्थ हो जाने का विश्वास दिलाया। नियमित रूप से एन्ना उक्त क्रिया को करने लगी। इससे उसे आश्चर्यजनक लाभ हुआ। 1 वर्ष बाद जब चिकित्सकों ने उसका परीक्षण किया तो वह पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी थी। कैंसर एवं पक्षाघात समूल नष्ट हो गए थे।
श्रुति कहती है यो यक्षुधः स एव सः, अर्थात मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है। चिकित्सा जगत में अब इसी सिद्धांत का प्रयोग होने लगा है। ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जिनका उपयुक्त उपचार अभी तक खोजा नहीं जा सका है। उनकी गिरफ्त में आने का अर्थ ही होता है रोगी की मृत्यु। ऐसी स्थिति में अध्यात्म विज्ञान की वह पद्धति जिसे सेल्फ इमेजिंग, ऑटो सजेशन अथवा विद्यात्मक चिंतन आदि नामों से जाना जाता है, बहुत ही कारगर एवं प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई। विचारों में निहित रचनात्मक शक्ति। विचार स्वयं में एक सामर्थ्य है। वे अपनी निर्धारित रीति नीति से स्वयं के लिए तथा दूसरों के लिए परिणाम प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। प्राण शक्ति के चुंबकीय विद्युत प्रवाह से जुड़ जाने पर इनकी प्रखरता और अधिक हो जाती है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति में मौलिक रूप से यह सामर्थ्य विद्यमान होती है, किंतु इतने पर भी इन्हें गिने लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने इसका सही व संतुलित उपयोग करने की कला का मर्म जाना हो। दार्शनिकों ने विचारों की क्षमता पर विशद चिंतन किया है। आचार्य शंकर का इस संदर्भ में मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना मानसिक जगत होता है। इसे विचारों एवं कल्पनाओं का संसार कह सकते हैं। यद्यपि विचार की प्रक्रिया में बुद्धि की प्रधानता होती है, पर व्यापक अर्थों में दोनों ही मानसिक चेतना के अंतर्गत आते हैं। बौद्ध मत के अनुसार भी प्रत्येक मनुष्य अपने ही जगत में रहता एवं विचरण करता है। उसका यह संसार दूसरे मनुष्य के संसार से भिन्न होता है। इन विभिन्न जगतों में एक प्रकार का सामंजस्य होने पर ही ये एक दूसरे में अंतः प्रविष्ट हो सकते हैं। इसी स्थिति में व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आता है। इसी तरह पारस्परिक विचारों को समझा जा सकता है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने भी उपयुक्त दार्शनिक चिंतन को अपनी प्रयोगात्मक कसौटी पर खरा सिद्ध किया है। उनके अनुसार जब कोई बात किसी समूह में कही जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति उसे अलग ढंग से समझता है। वक्ता ने अपने कथन को जिस भाव से कहा है उसे ठीक उसी तरह ग्रहण नहीं किया जाता। इसके स्थान पर ऐसी चीज को ग्रहण किया जाता है जो उसके मन में पहले से भरी हो। वस्तुतः विचारों को गढ़ने एवं आकार देने का कारण है, यह ज्ञान का कारण नहीं है। इसके द्वारा प्रत्येक क्षण इन आकारों की रचना की जाती है। विचार आकारमय होते हैं। मनःशास्त्री पीफेन बर्गर ने अपनी रचना प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी में इन विचारमय आकारों को विवेचित किया है। उनका अपने इस अध्ययन में मानना है कि इनका अस्तित्व विचारमय आकारों को जगत में भेज देता है, तो ये अपने अस्तित्व के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जगत में विचरण करने लगते हैं। ड्यूक विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर जे.बी. राइन के अनुसार परमनोविज्ञान में विचार संचरण प्रणाली का आधार यही है। विचारों का गठन हमारे द्वारा किसी व्यक्ति का विषय वस्तु पर चिंतन करने पर होता है। यह सृजित विचार एक आकार धारण करके उसे खोजने के लिए निकल जाता है। यदि इस विचार के पीछे कोई संकल्प नियोजित है तो मानसिक क्षेत्र से निकला यह विचारमय आकार अपने को चरितार्थ करने की चेष्टा करता है। मनोअध्येता रॉबर्टो असागियोली का अपनी कृति साइकोसिंथेसिस में मानना है कि जब इन विचारमय आकारों का फल प्राप्त होता है तब हम उस विषय की इच्छा या प्रवाह छोड़ चुके होते हैं। इस तरह की अव्यवस्थित विचार प्रणाली को वैचारिक परिपक्वता में एक कमी के रूप में जाना जा सकता है। इस कमी की श्रेणी H.A. रूगर ने द साइकोलॉजी ऑफ एफिशिएंसी में भली प्रकार स्पष्ट किया है। उनका मानना है कि कुछ लोगों की रचना शक्ति अत्यंत सशक्त होती है। यही कारण है कि उनकी मनोरचनाएं सदा कार्यान्वित होती हैं, पर अधिकांश व्यक्तियों की मनों में व प्राण में सत्ता सधी हुई नहीं होती। इसी कारण वे कभी एक चीज पर विचार करते हैं, कभी उसकी विरोधी चीज पर। अतएव
उनकी वे विरोधी रचनाएं तथा उनके परिणाम एक दूसरे से टकराते और भिड़ते रहते हैं। श्री रूगर इस संदर्भ में एक तथ्य और उद्घाटित करते हैं कि निषेधात्मक विचारों की रचना करके भी हम स्वयं विरोधी परिणामों को आमंत्रित करते हैं। उनका मत है कि उपयुक्त तथ्य को विस्तरित कर देने की ही परिणति है कि बहुसंख्य व्यक्ति अपने दुर्व्यवस्था पर आश्चर्यचकित होते। उन्हें अपने जीवन में इतनी अधिक अव्यवस्था और असामंजस्य का कारण ही नहीं समझ में आता। वे इस तथ्य को अनुभूत नहीं कर पाते कि उनकी परिस्थितियों की विषमता स्वयं के विचारों एवं इच्छाओं की ही उपज है। बेमेल और विरोधी जान पड़ने वाली यह स्थितियां व्यक्ति के जीवन को असह्य प्रायः बना देती है। परम मनोविज्ञान का यह अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसकी समग्र महत्ता तभी है जब जीवन में इसके सदुपयोग के रहस्य को जाना जाए। श्री अरविंद अपने योग विषयक पत्रों में इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि साधारणतया मनुष्य अपने विचारों की प्रभावोत्पादकता जाने बिना इनका बेतुका सृजन करते रहते हैं। उनको इसका तनिक भी पता नहीं है कि उनकी विचार रचनाएं किस प्रकार गति एवं क्रिया करती है। इस प्रकार की अज्ञानमय व विशृंखल अवस्था में गढ़े हुए विचार परस्पर टकराते रहते हैं। इनकी टकराहट मानसिक श्रम, भार व थकान के रूप में अनुभूत होती है। आत्मविश्लेषण व आत्म परीक्षण की विधि द्वारा स्वयं के विचारों का अध्ययन किया जा सकता है। तत्पश्चात संकल्प पूर्वक अनवरत उन पर नियंत्रण द्वारा इनको गढ़ा जा सकता है। आत्मानुशासन द्वारा इनका गठन तथा संकल्प द्वारा प्राण शक्ति का नियोजन विचार में आकार को पूर्ण शक्ति और सफलता प्रदान कराता है। श्री अरविंद के द्वारा उपदिष्ट उपरोक्त प्रणाली को मनोवेता थॉट प्रोसेस के नाम से बताते हैं। शास्त्रों में इसे ही निदिध्यासन कहकर बताया गया है। विभिन्न चिंतक और विज्ञानवेता देर तक एक ही विषय वस्तु पर विचार करते रहने की रुचि एवं आदत उत्पन्न करते हैं। फलतः वे समुद्र में गहरे उतरने वाले गोताखोरों की भांति बहुत से मणिमुक्तक खोजने में सफल हो जाते हैं। किनारों पर टहलने वाले दर्शकों को तो सीप और घोंघे जैसी चीजें ही हाथ लगती। आंतरिक अभिरुचि को इस ओर मोड़ देने से सहजतापूर्वक निषेधात्मक कुविचारों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस तरह छुटकारा पा जाने वाले गहरे व आदर्शोन्मुख होते हैं। उथले लोगों की वैचारिकता हवा में उड़ते तिनके की भांति ये हवा के रुख को देखकर अपनी गतिविधियां परिवर्तित कर देते, जबकि विचार साधना के धनी आदर्शपूर्ण लक्ष्य पर चट्टान की तरह अटल रहते हैं। विचारों की यही साधना अपने आप में संपूर्ण व समग्र है। आचार्य शंकर अपनी रचना अपरोक्ष अनुभूति में इसका महत्व बताते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश के बिना कभी पदार्थ का भान नहीं होता, उसी प्रकार बिना विचार साधना के जीवन जीने की कला का बोध संभव नहीं। निस्संदेह इसका महत्व हमारे बहुआयामी जीवन के प्रत्येक आयाम में है। इसको हृदयंगम कर ही मन व प्राण को आत्मानुशासन द्वारा संचालित कर विचारों के सुगठन तथा उनके सदुपयोग का मार्ग अपनाया जा सकता है। इस तरह सफल और समुन्नत जीवन की मंगलमयी उपलब्धियां प्रचुर परिणाम में प्राप्त की जा सकती हैं।